हेलो दोस्तों, मेरा नाम सिद्धम है और आज हम बात करेंगे कि कैसे एक कंपनी पूरे दुनिया को कंट्रोल करती है या दूसरे की आप बोलोगे एक कंपनी ऐसा कैसे कर सकती है, उसी के बारे में आज बात करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग केस स्टडी होने वाली है ब्लैक रॉक कंपनी के बारे में, जो कि बोलते हैं दुनिया की लार्जेस्ट एसेट मैनेजर कंपनी है, या वो दुनिया के एसेट्स मैनेज करती है और उनके पास टोटल अभी जो लेटेस्ट डेटा उन्होंने रिवील करा है वो है 9.42 ट्रिलियन डॉलर्स का। मतलब आप समझ सकते हो, ये मैं मिलियंस नहीं, बिलियंस नहीं, मतलब ये खरब की बात कर रहा हूँ मैं। और ये जो कंपनी है ये यूएस में इसका हेडक्वार्टर्स है, बट ये टोटल 789 कंट्रीज से भी ज्यादा में ऑपरेट करती है। इनके 70 से ज्यादा ऑफिसेज हैं। वो टोटल एम्प्लॉयज इनके 26,000 से भी ज्यादा है, जो कि ओवरऑल वर्ल्ड में फैले हुए हैं। और ये कंपनी की जो हिस्ट्री है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जो इसके पीछे जो अभी भी प्रेजेंट फाउंडर और सीईओ है, जो अभी रिसेंटली इंडिया आए थे, क्योंकि उनके उन्होंने रिलायंस की फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ पार्टनर करा है। मतलब रिलायंस जियो फाइनेंशियल सर्विसेज एंड ब्लैक रॉक, वो दोनों इकट्ठे आके 50-50 पार्टनरशिप में। और अभी जब जो लेटेस्ट रिलायंस का एजीएम हुआ मुंबई में, वहां पे भी आए थे। और टोटल ये बोलते हैं कि इंडिया के ही खाली ये 422 बिलियन डॉलर्स एसेट्स मैनेज करते हैं। मतलब ओवरऑल सबसे ज्यादा है ये एशिया में। जहाँ की इंडिया में, क्योंकि इंडिया इतनी ज्यादा हाईली ग्रोइंग इकोनॉमी है, तभी वो इतना ज्यादा यहाँ पे पैसा मैनेज होता है। और इसका मैं सारा कुछ बताऊंगा कि कैसे ये एक स्टार्ट हुई कंपनी, और दूसरा कैसे इसको इतना बड़ा बना दिया गया है कि आज ये, अगर आप देखो इसकी जो रेवेन्यू है या प्रॉफिट है और साथ में जो एसेट्स मैनेज करते हैं, वो बेसिकली इंडिया की इकोनॉमी से तीन थ्री टाइम्स ज्यादा है। यूएस की ऑलमोस्ट हाफ जीडीपी को एक कंट्रोल में उतना ये इनके पास एसेट मैनेजर है कि ये इतना ज्यादा मनी, एसेट्स, रिसोर्सेज को कंट्रोल करते हैं अपने पास। और जानने के लिए वीडियो को जरूर एंड तक देखना। एंड अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, ऑल्सो लाइक, कमेंट, और आपके कोई भी सजेशंस हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर करना। अगर इसकी बात करें तो इसकी स्टार्टिंग हुई थी 1988 में, और 5 साल के अंडर ये 165 बिलियन डॉलर्स उस टाइम पे पहुंच गई थी। और 1999 में इसका पहला आईपीओ लॉन्च हुआ था। और इसको जो बनाने वाले हैं लैरी फिंक, जो कि इसके फाउंडर भी हैं और अभी प्रेजेंटली वो सीईओ भी है तब से। तो इससे पता चलता है कितनी ज्यादा पावर है उनके पास। और आप देखोगे कि ये किसी भी वर्ल्ड मीडिया या बड़े बड़े मीडिया हाउस, चाहे इंडिया हो चाहे कहीं भी हो, इसकी इतनी ज्यादा न्यूज नहीं आती। वही मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी कौन सी ब्लैक रॉक, और अब ये बिटकॉइन में भी इतना ज्यादा इन्होंने अपने, जो बोलते हैं कि सबसे ऑलमोस्ट टॉप 3 में ये बिटकॉइन में होल्डिंग्स में, इनके पास ऑलमोस्ट 1 बिलियन से भी ज्यादा बिटकॉइन स्टोर हैं। अगर सबसे ज्यादा बात करें तो वो जेपी मॉर्गन के पास है, उसके बाद ब्लैक रॉक के पास आते हैं। तो इससे पता चलता है कि टॉप 3 में तो रहती है। और जो इनकी पीछे की स्टोरी है लाइफ की, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जो ये आए हैं, ये बेसिकली ये पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट थे। साथ में उनके बाद ये इन्होंने मास्टर्स किया अपना इकोनॉमिक्स में, और उसके बाद ये स्टॉक मार्केट में एमडी बॉस्टन फर्स्ट नाम की कंपनी में इन्होंने ज्वाइनिंग करी। और विद इन 7 ईयर्स, और बोलते हैं 27 की एज में वो सीईओ और एमडी बन गया उस कंपनी के। तो इससे पता चलता है कि कैसा एक पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट और एक, मतलब इकोनॉमिक्स जब मिल जाती है तो वो कितना बड़ा पावरफुल कॉम्बिनेशन बनाती है। और अगर इसकी बात करें तो उसके बाद इन्होंने उस कंपनी का जो टोटल प्रॉफिट था वो 1 बिलियन से भी ज्यादा उस टाइम पे पहुंचा दिया था। लेकिन वो बोलते हैं ना कि एक प्रेडिक्शन भी आपकी अगर स्टॉक मार्केट में गलत हुई तो आप इतना ज्यादा पैसा लूज करोगे। और वही हुआ लैरी फिंक के साथ भी, कि इन्होंने एक गलत प्रेडिक्शन करी और 8 बिलियन, लास्ट 8 बिलियन इन्होंने उस टाइम पे लॉस्ट कर दिए अपनी कंपनी को। और उसके बाद इनकी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इनको फायर कर दिया। उसके बाद ये, उनके पास पैसा तो था ही तब भी, लेकिन उनको एक $5 मिलियन का सीड फंड दिया गया उस टाइम पे, उन्हीं के एक फ्रेंड ने। और उसके बाद उन्होंने एक अपनी कंपनी स्टार्ट करी, कई जगह अलग अलग जॉब भी करी। लेकिन तब ये स्टार्ट हुआ कि 8 बंदे थे इन्होंने अपने साथ मिलाए, और एक ही कमरे से, बोलते हैं एक कमरे से ब्लैक रॉक जो आज स्टार्ट हुई थी वो आज इतनी बड़ी कंपनी हो चुकी है। कंपनी क्या, मतलब इट्स लाइक अ प्रॉपर कंट्री की ये। बेसिकली बोलते हैं कि एक ये रियल लाइफ इल्यूमिनाटी है, जो कि बैक डोर्स या बिहाइंड कर्टन्स ये सारे बिलियनर्स, सारी कंट्रीज, उनके पेंशन फंड, यहाँ तक कि अलग अलग रिजर्व बैंक, जैसे कि इंडिया में आरबीआई बोलते हैं, यूएस में फेड बोलते हैं, यूएस फेड। ऐसे यूएस में, इंग्लैंड में बैंक ऑफ इंग्लैंड है, ऐसे बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का, उन सब के जब एक्सेस फंड्स ये कंट्रोल करते हैं, तो आप सोच ही सकते हो कि कितनी ज्यादा इनके पास पावर है। मतलब 422 बिलियन डॉलर्स तो ये अकेले इंडिया में कंट्रोल करते हैं। और
मतलब ये ऐसी बड़ी कंपनी है कि ये पूरी को अडानी और अंबानी के रिलायंस और अडानी एंटरप्राइजेस को सुबह खरीद के रात को बेच भी सकते हैं। मतलब आप इतनी इनकी ज़्यादा ग्रेविटी है कि यहाँ से लेके मतलब पूरी दुनिया को ये पीछे कंट्रोल करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये इतना ज़्यादा न्यूज़ में क्यों नहीं आते? इसलिए नहीं आते क्योंकि वर्ल्ड मीडिया 80% से भी ज़्यादा इन्हीं के पास शेयर्स हैं। चाहे सबसे ज़्यादा फॉक्स में 18%, सीबीएस 16%, कॉम्सैट 13%। तो आप सोच सकते हो कि जब यूएस इतनी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ में है, हर न्यूज़पेपर, हर मीडिया हाउस, हर डिजिटल मीडिया कंपनी है, तो उनमें कोई ना कोई इनके शेयर मतलब कहीं न कहीं हम इनसे जुड़े हुए हैं, हमारा डेटा इनके पास है और हम मतलब ये हमारे डिसीज़न्स को इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, यहाँ तक कि मैगी से लेके एक कोई कपड़ा तक लेके यहाँ तक कि एरोप्लेन की एक स्टील जो बनता है या हैंडल तक बनता है हमारे डोर का, उसमें कहीं न कहीं ब्लैक रॉक की इन्वेस्टमेंट है। जो हम कपड़े पहनते हैं, एक्सेसरीज़ पहनते हैं, शूज़, लेदर की वॉलेट्स हो गए, वॉचेज़ हो गई, शॉपिंग मॉल्स हो गए, एंटरटेनमेंट हाउसेज़ हो गए, सिनेप्लेक्स हो गए, मल्टीप्लेक्स हो गए, आप यू नेम इट और आपके पास इसमें कहीं न कहीं ब्लैक रॉक कुछ परसेंटेज में दिख ही जाएगा। और कई-कई बहुत बड़ी-बड़ी कंपनीज़ में तो ये हुए जैसे कि फोर्डमैन का 7.5% शेयर है, गूगल, फेसबुक उनमें 6.5 है, वेरिकॉन जो बोलते हैं कि लार्जेस्ट फ़ोन मेकर कंपनी है पूरे वर्ल्ड में, उसमें भी 7.5 से ज़्यादा इनका शेयर्स है। तो इससे पता चलता है कितना ज़्यादा कंट्रोल करते हैं ये। जब सारी मीडिया टेक टेक कंपनीज़ अब तो एआई भी आ गया तो उसमें भी इन्होंने इतनी ज़्यादा स्टार्ट कर दी और ये यहीं नहीं रुके। मतलब ऑयल एंड एनर्जी, गैस, रिसोर्सेज़, प्रीशियस मेटल्स की जो होती है, स्पेस में, एरोस्पेस में मतलब हर जगह इनका आपको फुटप्रिंट मिल जाएगा ब्लैक रॉक का। और यही नहीं, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि एक्सिस फंड्स पार्क करके रखते हैं, आरबीआई हो गए, अलग-अलग बैंक हो गए कंट्री के, उससे ज़्यादा और इनके पास टॉप 300 पेंशन फंड्स जो कि ओवर हर कंट्री का अलग होता है। जैसे कि हमारा है ईपीएफओ, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइज़ेशन, वो कंट्रोल रखती है जितना भी हमारा पेंशन फंड होता है वो, क्योंकि वो उसको इन्वेस्ट करती है। वो भी पैसे कैसे कमाएँगे या एम्प्लॉइज़ को कैसे डबल होके देंगे कि वो भी अलग-अलग मार्केट में देखते हैं, बॉन्ड्स में पैसा इन्वेस्ट करें ताकि उन्हें मिले, तभी वो एम्प्लॉइज़ को दे सकें। तो जब वो पैसा ब्लैक रॉक उनका सँभालता है, कैसे उसको मल्टीप्लाई करना है, कैसे उसको अलग-अलग जगह पे इन्वेस्ट करना है। ये ऊपर से प्रॉफ़िट भी रखते हैं, उसका कुछ परसेंटेज कि हम आपको इतना कमा के देंगे तो उसका भी कुछ प्रॉफ़िट होगा। इनकी फ़ीस भी इतनी ज़्यादा होती है। ये हर जगह शेयर्स में इतना ज़्यादा मल्टीप्लाई करते रहते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाते रहते हैं, उससे ही इतना प्रॉफ़िट कमाते हैं। तो आप सोच ही सकते हो मतलब इनके पास अंत है, मतलब देयर इज़ नो लिमिट या स्काई इज़ द लिमिट फॉर देम बिकॉज़ दे आर सो ह्यूज नाउ कि और सबसे बड़ी बात इनके कोई भी सिचुएशन आ जाए वर्ल्ड में, इनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंस्टेड यूएस बैंक्स इनको पैसा देते हैं कि भैया आप हमारा बैंक का पैसा जो एक्सेस फंड हमने पार्क करके रखा है उसको सेव करो, हम आपको डबल पैसा दे देंगे। ऐसे ही हुआ जब लेहमैन ब्रदर्स की क्राइसिस आई 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस, 2006 हाउसिंग क्राइसिस या 2013 में इन्फ्लुएंजा वायरस आया था या लेटेस्ट कोविड टाइम्स में, तो एक ही कंपनी थी जो प्रॉफिट में जा रही थी और उसका नाम था ब्लैक रॉक। तो इससे पता चलता है कितनी ज़्यादा पेंशन फंड्स हन ऑलमोस्ट 500 से ज़्यादा इंश्योरेंस फंड्स में इनका पैसा है लगा हुआ है। या ये उसको कंट्रोल करते हैं कि कैसे उस इंश्योरेंस के फंड्स को मल्टीप्लाई करा जाए ताकि उस कंट्री को प्रॉफिट हो सके। तो इससे पता चलता है कि मतलब हम बोलते हैं कि इलॉन मस्क, मार्क ज़ुकरबर्ग, जेफ बेज़ोस या कार्लोस स्लिम हेलो या माइक्रोसॉफ्ट हो गई या ये कंपनी हो गई, वो कंपनी हो गई। बट सब इनके सामने कुछ नहीं है क्योंकि यही बैकडोर बिहाइंड कर्टन्स कंट्रोल करता है। तभी मैंने आपको बोला कि किसी भी टेक कंपनी में किसी भी मीडिया हाउस में या किसी भी न्यूज़पेपर या मैगज़ीन कंपनी में इनकी इतनी बातें होती नहीं, कभी-कभार जब आएँगे कोई सीईओ या कुछ बड़ा ये करेंगे, जैसे कि अभी लेटेस्ट रिलायंस के साथ जब इन्होंने अपना पार्टनरशिप अनाउंस करी और अब रिसेंटली वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में भी घुस रहे हैं इंडिया में क्योंकि उन्हें दिख रहा है कि इतने इंडिया इतनी बड़ी मार्केट बनता जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में कुछ ही साल में। तो उससे पता चलता है कितना ज़्यादा ये अब थोड़ी-सी बातें होने लगी कि वो ब्लैक रॉक का सीईओ फाउंडर आए थे इंडिया में, एजीएम उन्होंने अटेंड करी रिलायंस की। तो उससे पता चलता है कितनी ज़्यादा इनके डीप रूटेड टाइज़ हैं हर गवर्नमेंट के, हर उनका जो भी गवर्नमेंट कंट्रोल्ड फंड है, उनके रिज़र्व बैंक्स हैं, पेंशन फंड है, इंश्योरेंस फंड है, मतलब ये तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक कंट्री का रिसोर्स होता है। उसी से सारे एम्प्लॉयी सारा काम होता है, सारी चीज़ें होती है और यही नहीं डिफेंस में किसी भी यू नेम इट और वहाँ पे आपको इसका ब्लैक रॉक का मिल जाएगा। और इसी के साथ उन्होंने एक बहुत ही अलग सिस्टम बना रखा है जिसका नाम है अलादीन। आपने सही सुना, इससे कोई जीनी बाहर नहीं आता लेकिन ये बोलते हैं कि ये 5000 कंप्यूटर्स का
सुपर कंप्यूटर्स का नेटवर्क है, जो कि ये ऑलमोस्ट 3000 से भी ज़्यादा इसको खाली इसी को मैनेज करने के लिए लगे हुए हैं, क्योंकि 5000 कंप्यूटर्स, 3000 एम्प्लॉयज, उसमें मैथमेटिशियन, कंप्यूटर एक्सपर्ट्स, इंजीनियर्स, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, वो सारा दिन काम करते हैं। वो बेसिकली बोलते हैं 21 ट्रिलियन, मतलब यूएस की जितनी इकोनॉमी है उससे ज्यादा भी वो मैनेज करते हैं कि कैसे एक एक मिनट, एक एक सेकंड की उनके पास इंफॉर्मेशन होती है कि कैसे इकोनॉमी में पैसा जा रहा है, कैसे आ रहा है, कैसे कुछ भी हरकत हो सकती है, तो वो अज्यूम कर सकते हैं कि ये होने वाला है तो इसको ऐसे वो कर लो। बोलते हैं लेमन ब्रदर क्राइसिस के टाइम पे भी जब जितनी भी कंपनी वहां पे हुई थी सब कंगाल हो गए थे यूएस में, और पूरी बोलते इकोनॉमी का रिवाइव हुआ था, इतनी सारी नई ऑर्गेनाइजेशंस बनी थी ऑल ओवर वर्ल्ड में कि ऐसी क्राइसिस दोबारा ना आ सके, क्योंकि इनके पास इतना ज्यादा पैसा होल्ड था और इन्होंने बोला कि हमारा पैसा खत्म हो रहा है। हमने अलग अलग जगह तो यूएस की फेड ने इनको 160 बिलियन डॉलर दिया था, मतलब आप सोचो पहले ही पैसा इन्होंने लिया उनसे कि हम इन्वेस्ट करेंगे, फिर वो डूब गया, तो इसको बचाने के लिए यूएस की कंपनी ही उनको पैसे दे रही है। और एक तरफ जो इनके लैरी फिंक सीईओ है वो बोलते हैं कि मैं कभी बाहर नहीं आता क्योंकि इससे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है। लेकिन ये कैसी, मतलब इतनी सरकाज़म वाली बात है कि कैसे ये विडंबना की बात है कि कैसे वो बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ, क्योंकि आपका तो हर जगह कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, खाली एक मीडिया टेक कंपनी में या उस गवर्नमेंट के किसी फंड में होने से नहीं, एवरीवेयर दे कंट्रोल। और इसी के साथ ये भी, ये तो एक बात, इससे ज्यादा ये बेसिकली एक शैडो बैंक है जो कि ऑपरेट करता है, जहां तक कि इसमें पेंशन फंड्स हो गए, इंश्योरेंस फंड्स हो गए, और यही नहीं, इसके बाद दो कंपनी और है जो बोलते हैं कि वैनगार्ड और स्टेट स्ट्रीट, उसके ऊपर ही मैं कभी आपके ऊपर और केस स्टडी लेके आऊंगा, अगर आपको जानना है तो प्लीज कमेंट्स में लिखना। ये तीन कंपनीज बोलते हैं कि ये शैडो बैंक की तरह काम करते हैं, इंश्योरेंस फंड, पेंशन फंड, यहाँ तक कि रियल एस्टेट भी ऑलमोस्ट पूरी वर्ल्ड में ये बहुत 10% से 20% से भी ज्यादा कंट्रोल करते हैं। और दूसरी बात, इनकी अगर इन तीनों की आप वो मिला लो तो ये 40% जीडीपी को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि ये तीनों ही एसेट मैनेजर कंपनीज हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, एंजल इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टमेंट सर्विसेज कंपनी, तो इससे ज्यादा पता चलता है। और ये कितना ज्यादा आप देख ही सकते हो कि नाम इतना ज्यादा वाइड रखते हैं, इन्वेस्टमेंट सर्विसेज, एसेट मैनेजर कंपनी, तो ये इसमें इतना ज्यादा सर्विसेज आ जाती है कि आप कोई इसकी लिमिट ही नहीं है, अंत है कि आप कैसे आप बताओगे कि इन्वेस्टमेंट सर्विस में कुछ भी आ सकता है, इन्वेस्टमेंट आपको करनी है, पैसा लगाना है, ये करना है। तो इससे पता चलता है कितने ज्यादा इनके डीप रूटेड टाइज है हर चीज के साथ। और यही थी पूरी इसकी कहानी की, मतलब कैसे एक 5 साल से स्टार्ट, मतलब 5 साल में ये 8 बंदों ने कंपनी बनाई, और इसके जो मेन फाउंडर और सीईओ अभी तक लैरी फिंक ही हैं। तो उसी से वजह था कितना ज्यादा इनका डूब, लेकिन इसके साथ इनकी क्रिटिसिज्म भी बहुत आती है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये खुद ही बोलते हैं कि हम ट्रांसपेरेंसी, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को अवॉइड करते हैं, लेकिन कैसे होगा वो। और दूसरा ये बोलते हैं कि हम बहुत ही ज्यादा एनवायरमेंट सस्टेनेबल गवर्नेंस कंपनी है, कि हम एनवायरमेंट का बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन ये भी बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ उल्टा हो गया कि एक तरह आप बोल रहे हैं कि मैं तो ऐसा कर रहा हूँ, लेकिन आपकी आपकी लेफ्ट हैंड को नहीं पता आपका राइट हैंड क्या कर रहा है, क्योंकि एक तरफ आप बोल रहे हो कि आप तो बहुत ज्यादा एनवायरमेंट सस्टेनेबल कंपनी हो, आप सीएसआर देते हो, आप अलग अलग फंड्स देते हो, आप रिन्यूएबल कंपनीज में इन्वेस्ट करते हो, लेकिन दूसरी तरफ आप ऑयल एंड एनर्जी इन्वेस्ट उसमें इन्वेस्ट करते हो, नेचुरल गैस की या अलग अलग और जितने भी ज्यादा एनर्जी के सोर्सेज हैं, प्रेशियस मेटल्स हैं, कोल है, उन कंपनीज में भी आपके हैवी स्टेक्स हैं, मतलब। और आप अलग अलग लिथियम इन माइनिंग को भी प्रमोट करते हो, तो उसी से पता चलता है कि आपका कोई भी, इसीलिए ये बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म भी झेलते हैं। दूसरा, ये किसी भी ज्यादातर लॉस की परवाह नहीं करते, सिंपल सी बात है, क्योंकि ये कई सारी चाइनीज इन्वेस्टमेंट फर्म्स में इनका स्टेक है, जो कि बोलते हैं कि जो जिंगजियांग प्रोविंस में यूएस ने खुद की, इनकी कंट्री ने जब बैन उस पे सैंक्शन लगा रखे, तो आप कैसे वो कर सकते हैं। तो इससे पता चलता है कि कितने ज्यादा बिहाइंड द कर्टन ये ऑपरेट करती है, और ज्यादातर ये गवर्नमेंट्स की नहीं मानती, क्योंकि गवर्नमेंट भी क्या करेगी जब उनका पैसा ही उनके पास पड़ा है। तो इससे बोलते हैं कि ये इतनी ज्यादा खतरनाक, और क्या आपको लगता है कि इतना ज्यादा कंट्रोल किसी एक कंपनी को देना सही रहेगा, क्योंकि ये एसेट्स इसके बढ़ने ही वाले हैं, बढ़ने ही वाले हैं, रुक तो रहे नहीं किसी भी टाइम में। जब अभी 9.42 है तो बहुत ही साल में ये चाइना को भी क्रॉस कर सकता है उसकी इकोनॉमी में, मतलब ये 14 ट्रिलियन के तो बहुत आराम से हो जाएंगे। देखते हैं कि ये यूएस के इकोनॉमी को करेगा या नहीं, वो तो आने वाला टाइम ही बताएगा। लेकिन आप बताना कि आपको कैसी लगी है वीडियो, एंड प्लीज ऑल्सो लाइक, कमेंट, और कोई भी सजेशन